यह सोचा कि वो वैसी भाषाओं में भी साहित्य को प्रकाशित करेगा जिनमें किताबों के छपने बिकने की परंपरा कम है या उसका प्रसार कम है। प्रकाश उदय जी की भोजपुरी कविताओं का संग्रह अरज विहोरा, वो राजकमल प्रकाशन ने पिछले दिनों प्रकाशित किया था। प्रकाश उदय जी से आप सभी लोग परिचित होंगे और निराला विदेशिया जी को भी सभी लोग जानते हैं। मैं प्रकाश उदय जी और निराला जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और ये सत्र शुरू हो। सबको प्रणाम। और दो लगातार जो सत्र चला धर्मेंद्र भाई, बहुत शानदार। शिवपूजन सहाय की बात हुई और राज भाई को सुनना, गिरिंद्र भाई को सुनना अद्भुत अनुभव था। हम लोग बात करेंगे प्रकाश उदय जी से। प्रकाश उदय के बारे में बहुत सारे लोग परिचित होंगे, जो नहीं परिचित होंगे वो जाने कि हमारे समय में भोजपुरी के एक अद्वितीय कवि हैं ये। और कवि सिर्फ ऐसे नहीं जो कविता लिखते हैं, पूरे परिवेश को जीने वाले। इनका पहले नाम उदय प्रकाश नाम से, इन्होंने 24 साल की उम्र में इन्होंने एक कविता संग्रह निकाली। अपने से इधर से उधर दौड़ करके आरा में जब रहते थे, बेटी मरे तो मरे कुंवार, उसका अगला लाइन है कि बेटा मरे बिहला के बाद। तो उदय प्रकाश जो कहानीकार हैं, उन्होंने इनको चिट्ठी लिखी कि तुम लिखे हो और हमारे पास चिट्ठी आ रही है बधाई की। तो उसके बाद इन्होंने प्रकाश उदय अपना नाम किया। आरा के रहने वाले हैं, बनारस में रहते हैं, बनारस में प्राध्यापक हैं हिंदी के। विद्यानिवास मिश्र के साथ जो बहुत भोजपुरी वाचिक परंपरा जो क्लासिक किताब है उसमें काम किया है इन्होंने। कई जगहों पर इन्होंने काम किया है। जैसा धर्मेंद्र भाई अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी में साहित्य लिखा जाता है। ये बहुत जनरल परसेप्शन है कि ऐसा माना जाता है। आलोकदा है सामने, आलोकदा को हम भोजपुरी आदमी मान के चलते हैं शुरू से। तो ये ऐसा जो माना जाता है, ऐसा जो कहा जाता है, ऐसा परसेप्शन भोजपुरी के बारे में बना है कि आदिकाल से लिखा गया। आदिकाल में लिखने वाले सहरपा थे और कई लोग थे उस समय में जो धार्मिक कर्मकांड थे उसके खिलाफ लिखे। बाद में तो गुरु गोरखवाला मध्य आया काल, चौरंगी ने लिखा और कई लोगों ने लिखा। और बाकी आधुनिक काल में, मध्यकाल में भी कई लोग आए, कबीर आए, मैनेजर पांडे अभी गुजर गए। मैनेजर पांडे ने तो इस पर काम ही किया, कबीर को भोजपुरी से जोड़ने में बड़ा काम किया और बहुत तर्क के साथ, तथ्य के साथ, सिर्फ तर्क नहीं तथ्यों के साथ काम किया। धरनी दास आए, दरिया साहब अपने बिहार वाले, अबरी के बार बकसु मोरे साहब, बहुत मशहूर गीत कविता हुई उनकी। और आधुनिक काल में भी हुए। कुछ खासियतें रही। एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि भाई लिखा जाता है, ऐसा साहित्य रचा जाता है, ऐसा बार बार इसलिए कहा जाता है कि भोजपुरी के पास शायद कोई तुलसीदास नहीं, कोई सूरदास नहीं, कोई विद्यापति नहीं, शायद इसलिए कहा जाता है। परसेप्शन इसलिए बनाया गया है। ये जो लगता है कि कहा जाता है कि लिखा जाता है, ये शायद धारणा इसलिए है। लेकिन ऐसा मानना है हम लोगों का। प्रकाश जी बताएंगे, प्रकाश उदय जी बताएंगे उस पर बहुत बढ़िया से। ऐसा मानना है हम लोगों का कि नहीं, इसकी दूसरी वजह रही। अपने कवियों में, अपने लेखकों में देवत्व नहीं तलाशता है भोजपुरी समाज। एक बड़ी खासियत इसकी रही है। ये देवता कभी कवियों को, अपने लेखकों को नहीं बनाया, वरना आदिकाल से इसके कवि तो होते ही रहे। और बहुत प्रामाणिक तौर पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, कई लोगों ने काम किया। राहुल शंकर चैन ने काम किया कि कब से लिखा जा रहा है और कैसे लिखा जा रहा है। एक तो ये बात रहा। एक बात रही कि ये कभी देवत्व नहीं, खड़ा नहीं कर रहा है, एक ईश्वरवाद नहीं कि एक हमारे ये बड़े कवि हैं और ये देवता है। तो देवत्व के खिलाफ, अपने लेखकों को देवता बनाने के खिलाफ भोजपुरी समाज रहा। चारण कविताई की परंपरा कभी भोजपुरी में नहीं रही। प्रकाश जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है थोड़ी सी, कि चारण हमेशा एक प्रतिरोध के भी स्वर रहे, सामंजस्य के भी स्वर रहे, लेकिन वो सामंजस्य चारण में नहीं बदला कभी, शुरू से लेके अब तक। जैसे जैसे जो सहरपा की बात हो रही है, या उस समय में और करियप्पा या कोई नाम थे, ऐसे 3-4 नाम थे। जो नागेंद्र प्रसाद सिंह गुजर गए, नागेंद्र बाबू, बड़ा काम था उनका। नागेंद्र बाबू ने तो एक पूरा भोजपुरी का मोनोग्राफ लिखा, उसमें बहुत वर्गीकरण किया उन्होंने। तो कविता की परंपरा तब से चली। और ये जब धार्मिक कविताएं भी भोजपुरी में लिखी गई उस समय से, तो उसमें धार्मिकता में सामाजिकता का मेल बड़ा बैलेंस करके था, लेकिन कभी भी, इसलिए उसका बहुत असर कविताओं पर, शायद लोकगीतों से असर पड़ा हो। जैसे भोजपुरी के लोकगीत ऐसा नहीं मिलेंगे जिसमें देवता के देवत्व का बखान किया जा रहा हो। ये कोई लोकगीत आपको नहीं मिलेगा। देवता को अपना बनाने, अपने घर के सदस्य बनाने की परंपरा रही है। ये कम से कम भोजपुरी लोकगीतों में है। वो कभी भी किसी का भी आप देवी दुर्गा से लेकर के किसी का भी देखेंगे तो वो देवत्व है ही नहीं लोकगीतों में। शायद ये भोजपुरी कविता पर उसका असर पड़ा।
प्रकाश जी से पहला ही सवाल होगा प्रकाश उदय भैया से कि धर्मेंद्र भाई ने जैसा कह दिया शुरू में कि ऐसा कहा जाता है कि साहित्य रचा जाता है, अब भी रचा जा रहा है, तो ये जो धारणा इतने सालों से बनी हुई है, क्यों लगता है ऐसा? क्या हमारे पास तुलसी नहीं है इसलिए, विद्यापति नहीं है इसलिए, मीरा नहीं है, सूर नहीं है इसलिए, क्यों है धारणा बनी हुई है? ये आमतौर पर भोजपुरी को ध्वस्त करने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसमें ये होता है कि भोजपुरी के पास कहाँ विद्यापति है, कहाँ अवधी के पास तुलसी है, ब्रजभाषा के पास सूर है, भोजपुरी के पास क्या है? तो इसका जवाब लोग जुटा के देते हैं कि गोरखनाथ है जिनकी कर्म भूमि भोजपुरी इलाका है, कबीर है जिनकी जन्मभूमि भोजपुरी है, और कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया, पंचमेल कहा गया, किसी ने खुल के भोजपुरी कहने की कोशिश नहीं की है, उसका बाना वही जो बनारसी भोजपुरी है। लेकिन इसके पीछे कुछ और बातें भी, जैसे भोजपुरी कबीर की भाषा है, लेकिन शुक्ल जी नहीं कहते खुल के कि उनकी भाषा भोजपुरी, और शुक्ल जी खुल के यह भी नहीं कहते कि कबीर की कविता कविता है। तो एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए, बड़े रचनाकार हैं, आलोचक हैं शुक्ल जी, और बहुत सोच समझ के कहते हैं। तो भोजपुरी की एक विशेषता ये है कि वो एकदम से भोजपुरी नहीं है, और उसकी कविता एकदम से कविता नहीं है, थोड़ी कम कविता है, थोड़ी कम भोजपुरी है। भोजपुरी के कबीर वैसे ही नहीं है जैसे ब्रजभाषा के सूर है, जैसे मैथिली के विद्यापति है। वो थोड़ी कम भोजपुरी के और थोड़े कम कवि हैं, थोड़ी कम कविता है, ज्यादा कविता है, ये कहती हुई भाषा है भोजपुरी। इसलिए बहुत लोगों को दिखती नहीं, क्योंकि वो दिखाती नहीं। और एक दूसरी बात है कि एक किताब छपी है दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह की, भोजपुरी के कवि और काव्य, विश्वनाथ जी ने उसकी भूमिका लिखी, और उस भूमिका में उन्होंने कई गीत दिखाए जिनमें नाम छाप है विद्यापति का, सूर का, तुलसी का, मीरा का, और वो भोजपुरी की रचना है। वो उनकी रचना नहीं है, लोक ने उनके नाम से ये रचनाएं की हैं। तो विद्यापति भी भोजपुरी के हैं, और सूर भी भोजपुरी के हैं, और तुलसी भी भोजपुरी के हैं। भोजपुरी ने एक ये माहौल पैदा किया है। और एक और बात है, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो रीतिकाल तक और एक हद तक भारतेंदु युग तक पूरा इतिहास अनेक भाषाओं का इतिहास है, अनेक भाषाओं के साहित्य का इतिहास है। हम कह सकते हैं अनेक हिंदियों का इतिहास है। और जैसे ही आधुनिक काल की शुरुआत होती है, फिर वो इकलौती हिंदी का इतिहास हो जाता है। उसके पहले वह ढेर सारी हिंदियों का इतिहास है। तो एक तरह से बाकी हिंदियों का रास्ता बंद कर दिया जाता है। वो जैसे ब्रजभाषा में अब तक कविता लिखी जाती थी, अब नहीं लिखी जा रही। अवधी में कविता लिखी जाती थी, अब नहीं लिखी जा रही। आधुनिक काल के बाद अब नहीं ही लिखी जा रही। ऐसा कभी हुआ नहीं, सारी कविताएं चलती रही, बस उसको देखा नहीं गया, उसकी तरफ नजर नहीं उठाई गई। तो ये एक कारण रहा जिसके चलते भोजपुरी की कविता है नहीं, और भोजपुरी कविता दिखती नहीं है। ये बात नहीं है, भोजपुरी की कविता देखी नहीं जाती, अवधी की कविता देखी नहीं जा रही, ब्रजभाषा की कविता भी नहीं, और लगातार कविता लिखी जा रही। और कवियों की ही नहीं, कविताओं की भी कई कई पीढ़ियां उसमें सक्रिय, लोग अपने से छपवाते हैं, अपने से, कोई प्रकाशन की व्यवस्था नहीं है, कोई वितरण की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो सक्रिय है और चल रहा है, और बहुत बड़ा साहित्य का जखीरा एक लगा हुआ है। तो ये एक सच्चाई है जिसकी तरफ हम कम ध्यान देते हैं। और एक बात, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तर्क मैंने देखा है कि भोलानाथ तिवारी ने कहीं लिखा, सब लोग लिखते हैं कि लोक साहित्य बहुत है, लिखित साहित्य कम है, लोक साहित्य बहुत है, लिखित साहित्य कम है, जबकि लिखित साहित्य बहुत ज्यादा है। ये जरूर है कि लोक साहित्य इतना ज्यादा है कि लिखित साहित्य कम लगता है। तो उसमें एक तर्क आता है कि भोजपुरी वाले हिंदी में लिखते हैं, इसलिए भोजपुरी में साहित्य नहीं। हम जब
भोजपुरी कविता को ढूंढें तो भोजपुरी में तो ढूंढे ही, आप पाएंगे कि हिंदी कविता में भी भोजपुरी कविता समाई हुई है। प्रेमचंद के उपन्यासों में भोजपुरी समाई हुई है। ये अलग बात है कि उन्होंने भोजपुरी में नहीं लिखा, लेकिन वो भोजपुरी का ही एक हिस्सा है, ये हम मान के चल सकते हैं और उस हिसाब से देख सकते हैं इन चीजों को। उसकी वजह है, उस पर लंबी एक बातचीत हो सकती है। और अंतिम बात यह है कि मैं हूं भोजपुरी। ये है नहीं सिर्फ ये उस पीढ़ी में है जो आधुनिक काल में जो पूरे गैलेक्सी है भोजपुरी कवियों की। उन्होंने दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह किताब की बात की, वो उस बाबू कुंवर सिंह परिवार से थे और उनका काम तो बहुत पहले से 1947 से आना शुरू हो गया था। लेकिन अभी वही मैं बता रहा हूं दादा कि जो आधुनिक काल में होते हैं भोजपुरी के जो यशस्वी कवि होते हैं, रसूल मियाँ होते हैं, बाबू रघुवीर नारायण होते हैं, मनोरंजन प्रसाद सिंह होते हैं, मास्टर अजीज होते हैं, आचार्य महेंद्र शास्त्री होते हैं, महेंद्र मिश्र होते हैं, भिखारी ठाकुर, रामनाथ पाठक प्रणयी होते हैं, मोती बीए होते हैं, निरुद्ध होते हैं, प्रभुनाथ मिश्र, जगदीश ओझा सुंदर, अलमस्त जी होते हैं, रमता प्रसाद जी होते हैं, प्रसिद्ध नारायण गोरख पांडे होते हैं। ये सारे लोग हैं। विजेंद्र अनिल होते हैं अपने आरा के रहने वाले, विश्वनाथ सैदा होते हैं, रामेश्वर सिंह कश्यप तो होते हैं। उधर मिर्जापुर के इलाके में जाएंगे तो सुंदरी बाई बड़ी यशस्वी कवित्री हुई। तो ये पूरी परंपरा रही, किसी ने छापा नहीं। आपने जो कहा कि हम उनको भी छापेंगे जो बिकते नहीं है, तो एक विडंबना यह भी रही कि सबने छपवाया। सुंदरी बाई आपने तो बहती गंगा छापा है और उनमें तो शिव प्रसाद जी तो लिखे ही है, सुंदरी बाई की कथा है पूरी। लेकिन सुंदरी बाई का तब भी 2 वॉल्यूम में आया बरसाती चांद, और जिसमें वो पुरुषों के साथ मुकाबला करते हुए कविताएं करती है कि इतना आंख न दिखावत तनी धीरे बतियावा। ये तो रही ही परंपरा। या लेकिन कहे कि एक अलग किस्म का स्वर हमेशा रहा भोजपुरी में। विश्वनाथ सैदा हाल तक लिखते, जैसे गोरख पांडे लिखते हैं कि राजा मरले आसमान में, वो शासन बदलते रहेंगे, वो सवाल सामने खड़ा रहेगा। और विजेंद्र अनिल लिखते हैं कि केकरा से करी रजिया हो सगरे बटमार। या विश्वनाथ सैदा लिखते हैं कि खुदा के भी घर पे बुलौले न जाए। या लिखते हैं कि खुशामद केहू के करे के न चाहिए। बाद में छापा नहीं, एक सवाल था। बाद में ये कविता और गीतों का मेल मिलाप, गेयता जो थी भोजपुरी में शुरू से, वो सरभंगी संप्रदाय के कविताओं में, निर्गुणिया संप्रदाय के कविताओं में, तो गेयता रही भोजपुरी में, परंपरा रही। क्योंकि उसका भी एक नाजायज फायदा शायद उठाया गया। ये कविता और गीत के जो बीच का जो फर्क है उसको मिटाया गया। अब गीतकार भोजपुरी में बहुत है और गली गली में है। मतलब पटना में 500 गीतकार होंगे भोजपुरी के, जितने स्टूडियो हैं उतने गीतकार हैं। तो ये जो कविता और गीत का जो फर्क मिटा, और ये इतने जो गैलेक्सी है प्रेमधन से लेकर के और सब लोग थे, ये कब से क्या वजह रही कि कविताई की परंपरा अलग चली गई और गीतकारी की परंपरा पूरी आगे बढ़ गई, और हर कोई अब गीतकार ही है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो ये भारतवर्ष में किसी एक भाषा में सबसे ज्यादा गीतकार यही भोजपुरी में पाए जाते हैं। आप बताएं कि ये कहां से कविता और गीत का फर्क मिटना शुरू हुआ और गीतकार इतने पैदा हुए? ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि गीतकार ज्यादा हो गए हैं। कविता और गीत दोनों पर्याप्त मात्रा में हैं, प्रचुर है और दोनों प्रभावी हैं। जो गीतकार ज्यादा हो गए हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है, वो दरअसल गीत नहीं है। आप तो पाएंगे कि जो स्टूडियो में गीतकारों की संख्या बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और हर छठ पर 50 गीत नए आ जाते हैं। कोई भी मैया का पूजन हो तो फिर 50 गीत आ जाते हैं। बारात होने लगे तो फिर 1500 गीत आ जाते हैं। वो आ जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। उनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते। ये जरूर है कि जो भी ऐसी भाषाएं हैं जो बोलने में पर्याप्त हैं, उनके यहाँ कविता का जो बेसिक गुण है, श्रुति मूलकता, वो बहुत बची हुई है। भोजपुरी कविता ने हिंदी से पढ़वाई सीखी है और हिंदी ने भोजपुरी जैसी तमाम भाषाओं से अपनी सुनवाई सीखी, और ये सीखने के लिए दोनों को एक दूसरे के आसपास जाना होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि भोजपुरी में कविता की कई पीढ़ियां, आप हिंदी में पाएंगे कि अब खंड काव्य महाकाव्य नहीं है। भोजपुरी में हर साल 10 खंड काव्य आते हैं। भोजपुरी में तमाम जो बाहर के छंद हैं वो भी, और जो अपने यहाँ के छंद वो हैं वो भी
सवैया और कवित्व और दोहा और सोरठा और कुंडलियां और हाइकू और गजल और नजम और वो जो सोनेट, वो सब लगातार चल रहा है। और जो मुक्त छंद है वो भी, और छंदों को मुक्त करने की जो छटपटाहट है वो भी आपको सुनाई पड़ सकती। जो छटपटाहट अब हिंदी कविता से लगभग खत्म हो गई है, वो ऐसे ही छिन्न छंद हो गई, तो वो सब दिखाई पड़ता है। एक प्रवृत्ति जो जिसकी तरफ निराला जी ने ध्यान दिलाया और आलोक जी ने बताया गोरख पांडे जी का, और निराला जी ने उसकी पूरी परंपरा दिखाई। एक ढाही मारने की प्रवृत्ति है भोजपुरी समाज में ही। कभी कभी कुठाओं भी ढाई मारते हैं, लेकिन अक्सर एक जिससे जनगीत की परंपरा एक लंबी चली, और उसका उत्स आपको लोक गीतों में मिल जाएगा। मैं कुछ एक आध उदाहरण आपको दूं, थोड़े अलग किस्म के हैं, कि महेंद्र शास्त्री जो कवि हुए, उनके यहाँ एक कविता है जिसमें है कि बारात आई हुई है और जो लड़के का बाप है वो एकदम से छिरियाया हुआ है कि हम ये लेंगे बैल या जो भी। तो जो घर का बूढ़ा है, घर लड़की के परिवार का, वो उस पर नाराज होकर कहता है कि अतना खियाओ कि बुढ़वा छेरो। अब ये कितनी बड़ी एक धरीक्षण मिश्र है, उनका तो है कि जब नहीं माने लड़के वाले, तो उन्होंने एक अमृत ध्वनि छंद लिखा जो भूषण लिखते थे वीर रस की कविता में, कि बेटिया भेजले अंत में लट्ठत धर कुछ लंठ, लट्ठत धर कुछ लंठत जब्बर, धत धत गर्दन चच्चत चटकन थत थप्पर, और खातक कवर भुलातक ठनगन, खातक कवर सुहातक ठहर भुलातक ठनगन। राम विचार पांडे जब नेहरू जी एकदम से चमक रहे थे, तब उनकी कविता थी कि बबुआ हो देशवा के नैया डोलत बाटे, तहरा त तनिकी हिलावला के देरी बा, नाव डोल रही बस हिला दीजिए। तो भारत महान देश भैले बोलत बाटे, नेहरू के चुटकी बजावला के देरी बा। अंत में आता है कि चाचा जी के अब धकियावला के देरी बा। तो ये एक प्रवृत्ति है जो गोरख पांडे तक आती है, और फिर तो हिलेले झकझोर दुनिया तक जाती है। और वो भोजपुरी गीतों में जो गीतों की अधिकता हमें दिखाई पड़ती है, उसमें यह भी एक वजह है कि हमारी भोजपुरी में, जैसे अभी एक मैं देख रहा था, अरज निहोरा भोजपुरी कविता का नया प्रस्थान करके शीर्षक दिया हुआ। ये शीर्षक मेरा दिया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि नया भोजपुरी के लिए कोई मूल्य नहीं है, नया होना। भोजपुरी में आज शादी हो रही है और गाना गाया जाता है राम और सीता के विवाह, शिव और पार्वती के विवाह। तो भोजपुरी ये कहती है कि आज जो शादी हो रही है ये वही शादी है जो तब हुई थी, और तब जो शादी हुई थी वो यही शादी थी और तब हुई थी। इतना नया पुराने का भेद मिटाती हुई कविता है। आचार्य महेंद्र शास्त्री ने लिखा अंग्रेजों के राज में, राजा बाबू हो केकरा से ऐसन बहार बा। तो जो यह मानते हैं कि भोजपुरी में क्या लिखा जा रहा है, तो लिखा हुआ सबसे ज्यादा जो इस इलाके में प्रतिबंधित हुआ अंग्रेजों के राज में, वो भोजपुरी कविताएं थी, लोक भाषाओं में खास करके। इससे कुछ तो पैमाना तय करेंगे ना, कि कहीं से कोई बात तो करेंगे ना, कहीं से कोई बात करेंगे। तो पूरे एक मतलब खास करके आजादी का अमृत वर्ष मना, तो उसमें तो पूरे डॉक्यूमेंट आ गए हैं सामने, और उस डॉक्यूमेंट में देखना होगा कि यहाँ से लेकर के और मिर्जापुर के इलाके तक और सिद्धि के इलाके तक कौन साहित्य प्रतिबंधित हो रहा था। भोजपुर में जो बोली गाई जाती है, हाँ, तो समकालीन दादा आप जो कह रहे हैं वो एक बड़ी खासियत रही कि समकालीन समय का, जो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि भाई भोजपुरी लोकगीत जो है समकालीन इतिहास का निरूपण करते चलता है। कुशवाहा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। तो वो शुरू से है, वो तो इन लोगों ने बहती गंगा छापा है, नागर नैया जाला काला पनिया ये हरी, वो उसमें है बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर अंगना मुगेला गुलाल। मास्टर अजीज जो छपरा के थे, जो बड़ा बड़ा अद्भुत अनूठे कवि हुए बिहार में, मास्टर अजीज तो सब कुछ, जो मढ़ौरा कांड हुआ है, अंग्रेजन के गोली होने किसानन के टोली, गूंजे जय हिंद के बोली मढ़ौरा में, पूरा। रसूलिया क्या लिख रहे थे? रसूलिया तो वही लिख रहे थे अपने समय में कि छोड़ी का बलम जमींदारी पर था, सैया बोआ न कपासन चलाई चरख।
तो समकालीन समय पर तो भोजपुरी बहुत बहुत ग्लोरियस है। और उसे पकड़ने वाले एक अनूठे कवि हम लोग के बीच में है, प्रकाश उदय, जो बहुत लोकप्रियता की परवाह नहीं करते। वो इसकी परवाह नहीं करते कि ये कितना लोकप्रिय होगा। जैसे हम लोग एक दो कविताएं भी सुनेंगे दादा इनसे, जो अरज निहोरा राजकुमार प्रकाशन ने छापा, और कई 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 कविताएं उसमें बहुत बहुत शानदार कविता है। जैसे जैसे प्रेम की एक अद्भुत कविता उसमें है। एक रोपनी करने वाले परिवार के पति पत्नी है, और रोपनी करने दिन भर जब जाते हैं और शाम को बिस्तर पर आते हैं तो वो बात करते हैं। वो जो औरत है वो कहती है कि देखो, दिन भर रोपनी से देह रौंदा गया है, हो सकता है कि नींद आ जाए, तो सोते हुए छोड़ नहीं देना, जरा जगाना, कुछ बात तो कर लेंगे। तो वो भी कहता है, पति कहता है कि हर से तो दिन भर देह हकसा गया है, हो सकता है तुमसे पहले हम ही सो जाए, लेकिन जगाना, एक दूसरे के हाथ पे सर रख के थोड़ा बतियाएंगे। प्रेम के लिए समय निकालना बड़ी जरूरी है। ये अद्भुत कविता है इनकी कि हो पिया। इसी तरीके से ये एक बहुत जो सबसे पहले, जो बाद में इस अरज निहोरा संग्रह में कविता आई है, वो है बड़ा बड़ा फेरा बा भारी झमेला बा तिलक तलेबे के मन नइखे संधि जी। एक तिलक मांगने वाला, जब लिख रहे थे 24 साल के थे, ये 22 साल के थे तब वो लिख रहे थे, और वो लड़की से यहां तक मांगता है, यहां तक प्रकाश उदय कल्पना करते हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे आपसे, दहेज क्या लेंगे, लेकिन आपकी बेटी मेरे यहाँ आएगी तो भाई बारात लेके आएंगे, शमैना है, फिर आप सब कुछ है, बर बा, डीजे बा, बहुरवत बा, फलाना बा, चिलाना बा, फिर आपकी बेटी आएगी तो हमारे यहाँ ही तो प्रेग्नेंट होएगी ना, तो उसका बच्चा होगा, तो जो मेनी आएगी, फलाना आएगी, तो उसको भी कुछ दक्षिणा देना होगा, तो वो खाली हमको दे दीजिएगा, और फिर आपकी बेटी मरेगी भी तो हमारे यहाँ ना, तो उसका अर्थी उर्थी में भी कुछ खर्चा होगा। प्रकाश उदय हमारे समय में वैसे कवि है, जो बहुत बहुत अद्भुत कवि है, लेकिन ये अपनी भाषा में लिखते हैं, और अपनी भाषा में लिखते हैं, और इसके लिए नहीं लिखते कि वो खाली लोकप्रिय हो जाया जाए। तो हम लोग अगला सवाल करेंगे, उसके पहले एक कविता तो इनसे सुन लेते हैं दादा। मैं वही सुना रहा हूँ जो जिसकी चर्चा की निराला जी ने, लेकिन उसके पहले एक बात मुझे कहनी थी कि कोई एक कुछ विद्यार्थियों की एक बड़ी खेप लगेगी जो भोजपुरी कविता के भीतर से भोजपुरी भूगोल के पूरे इतिहास को लिख सकता है। एक पढ़े लिखे कवि नहीं थे, दुर्गेंद्र अकारी, और जिस दिन छोटी लाइन की गाड़ी जो चलती थी आरा से सासाराम, जिस दिन बंद हुई, उस दिन का गीत उन्होंने लिखा। रमता जी ने बड़हरा में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में क्या दशा हुई इसका चित्रण किया। घूस के बंटवारे में बीडीओ साहब जूते से पीट दिए गए तो उसको कविता में दर्ज किया गया। मशीन गन लगवा दिया गया, इंदिरा गांधी बिहार सुन कैलू इंदिरा, वो घटनाएं लिखी गई। तो और सिर्फ भोजपुरी में नहीं, ये किसी गुमान में भोजपुरी को भी नहीं रहना चाहिए। भोजपुरी बहुत बोलती है, मैथिली भी बहुत बोलती है, लेकिन गुपचुप जितना मगही कर रही है, मगही के जो कवि कर रहे हैं वो भी अद्भुत है। वो कम बोलते हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा मुखर हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ऊंची रचनाएं आ रही हैं। और वो तमाम भाषाएं जिनको बोली इस तरह कहा जाता है जैसे बोली कहना कोई गाली है, जो भी बोली जाती है वो बोली है। और तब अगर हिंदी बोली नहीं जाती है, सिर्फ भाषण देने के ही काम आती है और सिर्फ भाषा ही है, तो फिर वो किसी काम की नहीं। बोली होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमेशा किसी भाषा की ही बोली नहीं होते। हिंदी की बोली, भोजपुरी उस हिंदी की बोली नहीं है जो खड़ी बोली हिंदी, वो उस हिंदी की बोली है जिस हिंदी के नाम पर कोई भाषा नहीं, वो एक भाषा परिवार का नाम है जिसमें खुद खड़ी बोली हिंदी एक बोली है। ब्रजभाषा भी एक बोली है, भोजपुरी भी बोली है, और हिंदी की बोली, खड़ी बोली हिंदी की बोली होगी तो रेणु जी की कचराही हिंदी उसकी एक बोली होगी, मुंबईया हिंदी उसकी एक बोली होगी, भोजपुरी हिंदी उसकी एक बोली होगी, मगहिया हिंदी उसकी एक बोली होगी। तो वो मैं दुर्गेंद्र अकारी का मुझे जिक्र करना था, इसलिए वो एक पति पत्नी का संवाद गीत है, और उसे गाया है समता जी ने। वो यहाँ बैठी हुई है, मैं उनके सामने गाने की हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन तुम माफ करना अगर मैं नहीं। हाँ, पति पत्नी का संवाद गीत है।
आहो आहो रोपनी के रौदल दहिया साझही नीनाला तनि जगई पिया। रोपनी के रौदल दहिया साझही नीनाला तनि जगई पिया। जनी छोड़ के सूतल के सूती जइह पिया। जनी छोड़ के सूतल के सूती जइह पिया। आहो आहो हर के कासल देहिया साझही नीनाला तनि जगइह धनी। जनी छोड़ के सूतल के सूती जइह धनी। आहो आहो चूल्हा से चौकिया तकले देवरू नदिया तकले। चूल्हा से चौकिया तकले देवरू नदिया तकले। दिनवा त दुनिया भर के रतिये हउए आपन जन गावइह पिया। धई के बहिया प मात बतियइह पिया। आहो आहो घर से बधरिया तकले भैया भौजैया तकले। दिनवा त दुनिया भर के रतिये हउए आपन जन गावइह धनी। धई के बहिया प माथ बतियइह धनी। आहो आहो दुखवा दुहरवला बिना सुखवा सुहरवला बिना। रहिए ना जाला कीना कैसन दोत लागे जनि संतइह पिया। दुखवा दुहरवला बिना सुखवा सुहरवला बिना। रहिए ना जाला कीना कैसन दोत लागे जनि संतइह पिया। कहियो रुसियो फूलियो जाई त मनइह पिया। कहियो रुसियो फूलियो जाई त मनइह पिया। आहो आहो काल्हू के फिकिरिये निनिया उड़ी जाए जो आँखिन किरिया। काल्हू के फिकिरिये निनिया उड़ी जाए जो आँखिन किरिया। आके पलकन के भिरिया सपनन में अझुरइह सझुरइह धनी। जनी छोड़ के जगल के सूती जइह धनी। जनी छोड़ के सूतल के सूती जइह पिया। और अरज निहोरा जो किताब है जिस पर आज बात हो रही है उसमें ऐसी कई रचनाएं हैं प्रकाश उदय की और जो पढ़ना चाहिए वो बहुत बहुत शानदार कई जैसे कहें कि दहेज पर एक कविता लिखी है। हाँ, एक सवाल ये है कि भोजपुरी कविता में भोजपुरी साहित्य में इतनी बात स्त्रियों पर होती रही। कई लोग तो लगा कि पूरे अपने को धारण कर लिए और अस्त्रैण बन करके स्त्रियों की बात कहते रह गए। हम भिखारी ठाकुर की बात करते हैं तो महेंद्र मिश्र की बात करते हैं तो या रसूल जब लिखते हैं तो स्त्री का स्वर ही देते हैं प्रमुखता से। लेकिन कवियत्रियां कम हुई, स्त्रियों की बात पुरुष ही करते रह गए इतने सालों से। दो चार को छोड़ दे
तो स्त्रियों का ही विषय उठाया जाता रहा, मतलब मध्यकाल से लेकर, तो मध्यकाल के बाद से आधुनिक काल में तो जितने कवि हुए स्त्रियों को स्वर दे रहे हैं। भिखारी ठाकुर के बारे में कह रहे हैं, महेंद्र मिश्र के बारे में कह रहे हैं, सबके बारे में कह रहे हैं। लेकिन कवित्रियां हमारे यहाँ नहीं, एक एक सुंदरी बाई बड़ा नाम बनती है। बड़ा नाम से सिर्फ मतलब नहीं है, तो क्यों ये अकाल क्यों रहा? विषय जब स्त्रियों का ही था तो ये क्या रहा, इसकी वजह क्या रही? कवित्री कम हुई। इस पर एक तो चिंता कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है, स्त्रियां कम आई हैं, कम मुखर हुई हैं, और हिंदी में भी बहुत पहले बहुत कम रहा है, अब ये ज्यादा, और उसमें भी कथा साहित्य में और कविताओं में भी कुछ स्वर उठने लगे हैं, लेकिन संख्या कम ही है, इधर भी, उधर बहुत कम है। फिर भी दीप्ति और कई नाम संध्या आते हैं, लेकिन हम लोग नाम गिनाने के लिए गिनाते रहें, ये दूसरी बात है। एक बड़ा कारण जो मुझे दिखता है, पता नहीं सही या गलत, कि स्त्रियां बहुत मुखर रही हैं लोकगीतों, और भोजपुरी के पास जो लोकगीत हैं उनमें पुरुषों के रचे हुए लोकगीत बहुत कम है और स्त्री रचित गीत बहुत ज्यादा है। इसका एक मतलब यह भी है, जब हम लोकगीत कहते हैं तो फर्क सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति गीत है वो व्यक्ति का गीत है, और जो लोकगीत है वो व्यक्ति व्यक्ति का गीत है, बस इतना ही अंतर है। उसमें भी रचने वाली या कोई होती होगी, बस उसने अपना व्यक्तित्व अपने गीत के सामने से हटा लिया है। लेकिन हम जरा सुने, यहां संतोष बैठे हुए हैं, उन्हीं के भाई हैं बलभद्र, उन्होंने मुझे बताया कि एक घटना हुई, और घटना ये कोई प्रेम कथा कहीं घटित हुई किसी इलाके में। दोनों परिवार दो जातियों के थे, और दोनों परिवार ने मिलजुल कर ये विचार किया कि ये बहुत अनर्थ है, और फिर दोनों परिवारों ने मिलजुल कर लड़की और लड़के की हत्या की, बोरे में लाश बंद किया और कहीं फेंक दिया, और 2-4 बीघा खेत बेच के उन्होंने कचहरी वाली लड़ाई लड़ ली, और फिर वो सब सलाह से। लेकिन अगले सीजन में जो विवाह में गीत गाए गए, उनमें से एक गीत यह भी था कि चाहे मराई चाहे कटाई चाहे कसाई, बोरे में तोर मन लागे किनारे संवरिया, मोर मन लागेला तोरे में। ये गीत और कविता का एक हिस्सा है जो उधर से हमेशा, वो पुराना नहीं पड़ गया, वो हमेशा चलता रहा है। और एक सोहर तो बहुत मशहूर होते हैं, एक सोहर मुझे ये सुनने में आया कि ए ही अवसरवे पियवा भेंटीते त लाते मुके मरीते, जुलुफिया धई नेवईते, चेटकनवा के मार हम मरीती दर्द आधा बाटसु। तो इस तरह से स्त्रियों के मुखर होने का एक अपना तरीका रहा है भोजपुरी इलाके में, और वो अपना न कहती हूं ऐसा नहीं है, लेकिन कहने के उनके पास ज्यादा तरीके हैं, और वो कविता को पार करके भी कुछ कह लेती हैं। वो रोते हुए भी वो एक बयान करती हैं जिसमें आप कभी प्रियजन कोई जाए तो हम लाख पुरुष हैं, लेकिन जैसे महिलाएं रोती हैं, एक बार छाती फटती है कि हम भी कहीं जाके बाबूजी हो बाबूजी, माई हो माई कह के रो लेते तो शायद हम थोड़े और कोमल हो जाते। तो लेकिन ये कमी है अभी जो जिस तरह से पुरुष रचनाकार भोजपुरी में बड़ी संख्या में है, स्त्री कवयित्रियां कम है। निराला जी ने ठीक लक्ष्य किया है, हम लोग भी ये लक्ष्य करते हैं, लेकिन उनका स्वर बंद नहीं है और मंद भी नहीं। वो व्यक्ति की पहचान के साथ उनका आना बाकी है, और हम उसका मार्ग प्रशस्त हो ये कामना करेंगे। ये बात आमतौर पे जो आज बात की जाती है, पहले बीच में एक बात कर दे कि जब प्रकाश भैया ने मगही की बात की तो हमारे अनीश भाई बड़ा चेहरे पे मुस्कान था। तो पिछले 10 साल से और 20 साल से देख रहे हैं इनके चेहरे पे मुस्कान रहता है। मगही में मेरी मूल मातृभाषा मगही है।
मगही में अनीस भाई कोई यहाँ पर जो है पटना में रहते हैं, पटना के शेर आदमी है। कभी कभी अपने मगही बोलो कि हम अब तक गाई बोले ही मगही बोला ही ठेठ मगही में हुआ जितना देर कम होता देर बतिया सके, मगही हमारे भाषे है समझ। तो अनीस भाई की ये जिम्मेवारी है कि मगही के इतने लोग हैं और मगही पे कुछ बातचीत हो यहाँ पर, मगही वैक्यूम न जाए। जो शोहर की बात की है, गायन में शोहर और कजरी को हम लोग मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा रेंज जो है, सबसे बड़ा रेंज ये दो विधाओं का है। और सोहर पर जब बात की है तो ये जो आजकल आमतौर पे मान लिया गया कि भोजपुरी एक अश्लील और बाजारू भाषा है, ऐसा बहुत लोकप्रिय कहा जाए, खारिज कर देंगे लोग। भोजपुरी साहस की भाषा है। फिल्मों के चलते फिल्मों में बहुत गंदे गीत आ रहे थे, बहुत गंदी मुद्राएं आती है। नहीं, वो बात सही है दादा, आपकी बात सही है, इस बात से हम सहमत है कि हमारे लोगों ने और कुछ दूसरे लोगों ने भी बड़ा चलताऊ टिप्पणी की है। लेकिन एक बात और जाननी चाहिए, चूंकि प्रकाश भैया ने बात की, तो भोजपुरी बहुत साहस की भाषा है। और ये साहस बहुत अगर गबर घिचोर में भिखारी ठाकुर उस समय में गांवों में कहते होंगे कि मेरा देह मेरा अधिकार, ईस्वी से कहवाते होंगे कविताई में, तो कितने साहस के साथ कहते होंगे जब पूरी व्यवस्था गांव में शामंती होगी और एक लड़की पात्र बन के ही लड़का ही कहता होगा कि देह मेरा तो मेरा अधिकार। या जो ये राम के जन्म का छठिहार का सोहर है, छापक पेड़ छीन लिया तो पतवन, उसको जो विद्यानिवास मिश्र ने काम किया है वाचिक कविता परंपरा पर, उसमें प्रकाश भैया साथ में थे, उस टीम में शामिल थे। या छापक पेड़ छीन लिया सोहर पे बात चली। या फिर राहुल साहब जो लिखते हैं मेहरारू के दुर्दशा में, वो जो ललकारते हैं, तो ये जानना चाहिए हम लोगों को कि नहीं आप जब ये साहस की भाषा ऐसी कम भाषा है ऐसा नहीं, लेकिन कम भाषा है। भोजपुरी को इस रूप में भी हम लोग जाने कि साहस की भाषा है। जब लिख रहे हैं तो ये पूरे पुरातन चीजों को ही पकड़ के चल रहे हैं। जो आप कहें कि जो नया है वो पुराना नहीं है, और बहुत सारी स्थितियां बदली। बेटी मरे तो मरे कुंवार से लेकर अरज निहोरा तक में आने में पूरे जो नए तत्व है वो क्यों नहीं है आपकी कविताओं में? नए तत्व हाँ नहीं है। नहीं, ऐसा बताए जो 90 के बाद आपकी कविता संग्रह आई है और 90 के बाद जो पूरा समाज बदला। प्रेम तो एक शाश्वत चीज है, वो पीड़ा तो एक शाश्वत पीड़ा है, लेकिन अगर वो है तो बताए, हो सकता है हमसे चूक। नहीं, ये चूक नहीं है। और ये मैं नहीं बता सकता कि वो दावा नहीं कर सकता कि वो है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि कविता के स्तर पर उसने मुझे छुआ नहीं, या कई चीजें होती हैं जो कविता में कही नहीं जा सकती या सबसे नहीं कही जा सकती। तो जबरदस्ती उस पर अगर हम करेंगे तो शायद हम उन नई बातों को ले आ दें, लेकिन कविता को खो दे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हर कवि की एक अपनी शक्ति है। मैं भरसक कोशिश करता हूं, लेकिन कोई जबरदस्ती मैं अगर किसी चीज ने मेरे भीतर कविता को नहीं जन्म दिया है तो मैं कोशिश करके उसको ला नहीं सकता। हाँ, मैं ये जरूर है कि दूसरों की कविताएं मुझे वहां अपने जैसी लगती, और तब मैं ये मान के चलता हूं ये कभी नहीं है कि सारा मुझे ही लिख देना है। मेरा कहीं ऐड होगा और मुझ में कुछ जुड़ेगा और मैं कहीं जुड़ूंगा तो एक मुकम्मल तस्वीर बनेगी। तो कुछ मुझसे छूटेगा जो किसी के द्वारा उसमें जुड़ेगा, और किसी का छूटा हुआ मैं जोड़ रहा हूं। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भीतर ये सब हो या किसी कवि के भीतर सब कुछ हो, ये जरूरी नहीं है। और अगर वो कवि ऐसा समझता है कि वो इसके योग्य नहीं है तो उसके इस अयोग्यता को आदर मिलना चाहिए। हर चीज में, हर क्षेत्र में वो योग्यता नहीं हो सकती। ये सवाल मैंने जानबूझ के पूछा था
हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे नयापन इनमें होता है, लेकिन भोजपुरी में हमारा एक नया रोग है भोजपुरी कवियों के बीच में और गीतकारों के बीच में और जो साहित्यकार भी है सो कॉल्ड उनके बीच में, कि वो हर कुछ भी कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो राजकमल प्रकाशन ने रखा है कि नया प्रस्थान, तो नया प्रस्थान जैसा नहीं, उसका एक्सटेंशन है, उसी का अनुसरण कर रहे हैं जैसा ये कर रहे हैं। लेकिन ये नए कहने का एक नया चलन है और नए कहने का एक रोग है। हर कोई खड़ा हो रहा है भोजपुरी में और कह रहा है कि हमने ये पहली बार किया। उन्होंने शैलेंद्र को जानता है कि हे गंगा मैया कब लिखे थे, न वो मोती बीए को जानता है कि 1948 में नदिया के पार में वो दिलीप कुमार को गीत लिख करके दे रहे थे और दिलीप कुमार उस पर अभिनय कर रहे थे। तो इसलिए ये ईमानदार स्वीकारोक्ति करने वाले बहुत दुर्लभ लोगों में से है प्रकाश जी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, एक नया प्रस्थान ये इस अर्थ में है कि भोजपुरी हो, मगही हो, मैथिली भी बहुत कुछ, थोड़ी बहुत स्थिति भिन्न हो सकती है, अंगिका भी है। हाँ, तब अंगिका भी और ब्रजभाषा अवधि वगैरह भी। कोई बड़ा प्रकाशन उनका नहीं है और उनकी कोई वितरण व्यवस्था नहीं। ये पहली बार, ये नया काम जो हुआ है कि एक बड़े प्रकाशन समूह ने एक भाषा को लिया जो अब तक अपने से छपाना, अपने से ये, और ये जो 30 वर्ष बाद एक संग्रह आया है, उसकी एक कारण ये भी था कि मैं भी जिद पाले हुए था कि अपने से नहीं छपवाना। पहला मैंने अपने से छपवाया था और अपने ही से नहीं, चंदा ले लेके छपवाया था। मेरे एक राज बिहारी भैया हैं, उनको कुछ, उनका पैसा उनको कुछ ज्यादा मिलता था, तो उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे, तो छपवाया गया। फर्मे में कमी हुई तो 2 कविता और लिखी गई ताकि फर्मा पूरा हो जाए, तो ऐसे छपवाया था बड़ा। और सचमुच बेचा था जैसे कवि किताब बेचने वाले बेचते हैं। 12 रुपया दाम था, उसको 10 रुपया करके देता था। एक जाना ने ऐसा भी किया कि 10 रुपया दे दिया, कहा कि तब वो रखा 10 रुपया ले। तो मैंने सोचा था कोई छापेगा, तो राजकमल प्रकाशन ने जब छापने की बात की तो मैंने समय से थोड़ा ज्यादा समय लगाया देने में, 10 बार उधर से कहना हुआ, तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची और मैं ये किताब छपी। और ये इस अर्थ में नया प्रस्थान है, ये कविता का नया प्रस्थान नहीं। इस मामले में किसी ने भी भोजपुरी की बहुत सारी चीजें छापी, कई प्रकाशकों ने छापी, लेकिन वो हिंदी में, हाँ, भोजपुरी की चीज, भोजपुरी में कोई बड़ा प्रकाशन पहली बार छापा है तो वो राजकमल प्रकाशन है। और ये सच में एक नया प्रस्थान बिंदु है और इसका असर भी हुआ है। इसका असर ये हुआ है, थोड़ा बहुत हम भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, तो अब कई प्रकाशक जो है ये अरजनी होरा के बाद ये चाहते हैं कि हम भी भोजपुरी में छापेंगे। राजकमल ने ये साहस दिखाया, एक रास्ता दिखाया है। तो इस मामले में एक नई बात है और ये सबसे अच्छी बात है। जब किताब छप रही थी तब सत्यानंद भाई से भी बात हुई थी, उसके पहले भी, उन्होंने पहले कवि के रूप में प्रकाश उदय का चयन किया। ये बहुत अच्छी बात थी। मैनेजर पांडे ने कई बार भोजपुरी पर बात रखी अपनी और उन्होंने बड़ी जोर देकर के इस बात को कहा कि भोजपुरी को हिंदी का पिछलग्गू बनने से बचाइए, भोजपुरी बचेगी। इसको आप कैसे, वो बार बार इसको कहते थे कि भोजपुरी को भोजपुरी की तरह रहने दीजिए, हिंदी का पिछलग्गू नहीं बनाइए। इसको आप कैसे? थोड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन कहता हूं, हमारे यहाँ भारत देश भाषा के मामले में बहुत संवेदनशील देश रहा है और सबसे ज्यादा असंवेदनशील देश इस समय वो है। हमारे यहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था में हमारी मातृभाषा का कोई इस्तेमाल नहीं, न भोजपुरी का, न मगही का, न मैथिली का। हम एक दूसरी भाषा हिंदी सीखते हैं तो उसे सीखने में भी अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं करते, इसलिए हमारी हिंदी बहुत गड़बड़ हिंदी। गुजराती वाला हिंदी बोलेगा तो वो अपनी हिंदी सीखने में गुजराती को लगाएगा तो उसकी हिंदी अच्छी होगी। हमारी हिंदी सीखने में हमने अपनी भोजपुरी को लगाया नहीं है, तो हम तमाम हिंदी बोलेंगे तो हमारी भोजपुरी का व्याकरण उसमें चढ़ के बैठेगा और एकदम मूड़ी ममोड़ देगा एक तरह से, और हम कहीं भी पहचान में आएंगे। लेकिन हमारा पूरा जो अभ्यास पढ़ने लिखने का बना वो हिंदी में बना, तो हिंदी हमारे लिए पढ़ने लिखने की सुविधाजनक भाषा हो गई। अब हमें ये याद आ रहा है एक तरह से, भोजपुरी में रचनाएं तो होती रही, लेकिन अब हमें ये लगने लगा है और हर जागरूक व्यक्ति को लगने लगा है कि हिंदी का जो विरोध बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है
कि हिंदी को मान लिया गया कि ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, बिहार की भाषा है, ये मध्य प्रदेश की भाषा है, ये इस इलाके की भाषा है, अपनी भाषा है। और फिर हिंदी का विरोध शुरू हुआ कि कोई ध्यान नहीं देता कि नहीं भैया, पटना में मगही भाषा है, वहां भोजपुरी भाषा है, वो अपनी भोजपुरी को नहीं हिंदी को कह रहे हैं कि संपर्क भाषा बनाइए, वो अपनी ब्रज भाषा को नहीं हिंदी को कह रहे हैं। वैसे ही तुम भी कह सकते हो कि हाँ, तमिल को नहीं, तेलुगु को नहीं, हिंदी को। हम भी कोई नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई भाषा पहचान में ही नहीं आ रही। भोजपुरी हमारे इलाके की भाषा है, ये कोई जानता ही नहीं, न उसका साहित्य पहुंच रहा है, न वो 8वीं अनुसूची में है, न साहित्य अकादमी में है, कोई जानता ही नहीं। तो सब यही समझते हैं कि इनकी भाषा भोजपुरी है। अब हम लोगों को लगा है कि नहीं, भोजपुरी की पहचान बननी चाहिए, मगही की पहचान बननी चाहिए, दुनिया में ये जाना जाना चाहिए कि यहाँ की भाषा मगही है, हिंदी नहीं है। हिंदी हो, ये दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को आगे कर रहे हैं, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। वो अपनी मातृभाषा को नहीं कह रहे हैं कि आप बना दीजिए, वो अपनी मातृभाषा के पक्ष में। हम भी अपनी मातृभाषा अपने तक सीमित रख रहे हैं, आप भी अपनी मातृभाषा अपने तक सीमित रहिए, लेकिन पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा बनेगी तो वो हिंदी होगी। और वो हिंदी हमारी हिंदी नहीं, वो हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं, यह स्थापित होना चाहिए। और ये सच्चाई है, ये हिंदी वाले झूठ बोल बोल के हिंदी को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है कि भोजपुरी की पहचान बने, तो भोजपुरी में लिखने लगे। लेकिन लिखने का अभ्यास तो हिंदी का है, तो अब हम भोजपुरी में लिखते हैं, सहसा जब बहुत उत्साह दिखाते हैं तो वही बस क्रियाएं ऐली गैली खैली पियली करके हम सोचते हैं कि काम चला लेंगे, और जो हिंदी में हो रहा है वो हम भोजपुरी में करके दिखा दें। एकदम से इतनी होड़, बौराह किस्म की होड़ लग जाती है कभी कभी कि वहां रेखा चित्र है तो हमहू रेखा चित्र लिखेंगे, वहां रिपोर्टाज है तो हमहू लिखेंगे। तो इसमें गड़बड़ी होती है। ये मैनेजर पांडे को बहुत अखरता था। उनका था कि अगर अब भोजपुरी में हम लिख रहे हैं तो जाहिर है कि हिंदी में पढ़ना आसान है, हिंदी में लिखना आसान है, तो अब भोजपुरी में लिखेंगे तो हमारे पास एक तर्क होना चाहिए भोजपुरी में लिखने का। मगही में लिखेंगे तो मगही में लिखने का तर्क होना चाहिए। सिर्फ मगही में लिखना है इसलिए मगही में लिख रहे हैं, सिर्फ भोजपुरी में लिखना है इसलिए भोजपुरी में लिख रहे हैं, और जहां हिंदी पहुंची है वहां हम भोजपुरी को पहुंचा के दिखाएंगे, तो भोजपुरी की रचना नहीं होगी, वो हिंदी की ही रचना होगी। आप उसको तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। तो मैनेजर पांडे की एक चिंता ये थी, एक चिंता उनकी ये थी कि गद्य में गति होनी चाहिए, और एक दूसरी चिंता ये थी कि भोजपुरी ऐसी न लिखे जाए कि लगे कि जैसे हिंदी का छोड़न है, हिंदी का छाड़न है। अब आखिरी समय में जैसा प्रकाश उदय जी को अरज निहोरा जो है काव्य संग्रह आप जब पढ़ेंगे तो जो मूल रूप से भोजपुरी की आत्मा है वो है, बहुत करुणा है उसमें, स्त्रियों का पक्ष बहुत मजबूत है, विद्रोह के स्वर है उसमें, और देवत्व को हमेशा चुनौती है, हमेशा। मतलब अब शिव का गीत में, बाकी आप शास्त्र में जाएंगे तो शिव को बौराहा बहुत प्यार से, बहुत अधिकार से कहते हैं भोजपुरी गीतों में। या राम को लेकर के जितने भोजपुरी के 4-5 कवियों ने काम किया राम का सामान्यीकरण करने में, और फिर जब राम चले जाते हैं उधर लड़ने लंका में, तो कोई भोजपुरी गीत नहीं रचा जाता। राम तब तक, जब तक कि वो वनवासी हैं, जब तक दुख में है थोड़े, तब तक उनका तो पूरा जो करुणा है, पूरी जो संवेदना है, पूरा जो विद्रोह है, और पूरा जो प्रेम है, और पूरे देवत्व के खिलाफ जो मनुष्यत्व को खड़ा करना है, उसके ही कवि हैं भोजपुरी में प्रकाश उदय जी। एक आखिरी में और कविता सुनेंगे इनसे, इन्होंने शिव पे भी एक कविता लिखी है, अगर आपको याद हो तो वो सुनाए, और नहीं तो एक तो जरूर सुने कि कितनी निर्ममता से इन्होंने दहेज को पकड़ा। दहेज पर कुछ बिहार में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई। मैथिली के एक बड़े अनूठे कवि हुए स्नेह लता जी, उन्होंने बेटा बेचवा लिखा। बेटा बेचवा पे कुछ देर पहले बात चल रही थी पहले वाले सत्र में, उन्होंने तो लिखा बेटा बेचवा ही लिखा ही, जब बेटी बेचवा का दौर चल रहा था। तो एक दहेज वाली कविता जरूर सुनाए, जिसमें कि एक दहेज लेने वाला कैसे कहता है कि बस अर्थी तक का, तुम्हारी बेटी आ रही है तो ये जो रह जाएगी मेरे यहाँ जीवन भर, तो ये जो बच्चा जनेगी, ये जो हमारे यहाँ से विदा होगी अर्थी पर, वो अरज निहोरा में है। अरज निहोरा जिनको भी थोड़ी रुचि है वो पढ़े, बहुत बहुत एक से एक कविता है उसमें। तो प्रकाश भैया सुनाएंगे वो कविता, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। ये शिव जी
देव दुख के बारे में है, देवता के दुख के बारे में, और ये खास काशी विश्वनाथ जो है उनके दुख की चर्चा। आवत बाटे सावन शुरू होई नहवावन, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। आवत बाटे सावन शुरू होई नहवावन, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। एगो लांगा देखा देह राखे राखे में लपेट, लोग धो धा के उघारे परल बाड़े। एगो लांगा लेखा देह राखे राखे में लपेट, लोग धो धा के उघारे परल बाड़े। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। इन्हें बरखा के मारे गंगा मारे धारे धारे, जट पावे न संहारे होत जाले जा किनारे। शिव शिव हो दोहाई मुँह मारी सेवकाई, उहो देवे परी जाई ने पड़ल बाड़े। उहो देवे परी जाई ने अड़ल बाड़े, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। बाटे बड़ी बड़ी फेर बाकी सब का से ढेर, हई कलशा के छेद देख टपकल फेर। बाटे बड़ी बड़ी फेर बाकी सब का से ढेर, हई कलशा के छेद देख टपकल फेर। गौरा धौरा हो दोहाई अत ढेर न चोन्हाई, अभी छोटका के धोवे के धयल बाटे। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। अब झगड़ा हुआ थोड़ा सा दोनों में। बाड़ू बड़ी गिरी थीन खाली लइके के फिकिर, बाड़ा बापे बड़े नीक खाली अपने जिकिर। बाड़ू पत्थरे के बेटी बाटे जहरे नरेटी, बाते बाते घाते बढ़त बढ़ल बाटे। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। सुनी बगल के हल्ला ज्ञान वापी में से अल्लाह, पूछे भइल काए भोला मह कैला जा महल्ला। सुनी बगल के हल्ला ज्ञान वापी में से अल्लाह, पूछे भइल काए भोला मह कैला जा महल्ला। एगो माइक बाटे माथे एगो तोहनी के साथे, भांग बूटी गांजा फेरू का घटल बाटे। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। दोनों जाना के भेटाइल माने दुख दोहराइल, ई नहाने न कुआइल उ अजाने आऊं जाइल। दोनों जाना के भेटाइल माने दुख दोहराइल, ई नहाने न कुआइल उ अजाने आऊं जाइल। इनके लागेला सोमार उनके जुम्मा के बुखार, इनके लागेला सोमार उनके जुम्मा के बुखार। दुख कहले सुनल से घटल बाटे, दुख कहले सुनल से घटल बाटे। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। आवत बाटे सावन शुरू होई नहवावन, भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। भोला जाड़े में आषाढ़े से परल बाड़े। भोजपुरी के अधिकांश कविताओं में, धर्मेंद्र भाई 2 मिनट और समय लेते हैं। भोजपुरी के अधिकांश कविताओं में ज्यादा संवाद की परंपरा बहुत है। एकल लिनियर बहुत कम कविताएं हैं, मतलब कम से कम 2 पात्र तो संवाद करते ही करते हैं ज्यादातर कविताओं में। इसमें भी इन्होंने भोला और अल्लाह का संवाद बढ़िया से करवाया है और इनकी हर कविताओं में है। एक आखिरी अरजनी होरा से एक आखिरी कविता आप सुनाएं और इसके बाद हम लोग यहाँ विराम देंगे बातचीत को। ये है बड़ा बड़ा फेराबा भारी झमेला बा। आप इस कविता के लिए इस कविता को सुनेंगे तो इसके बाद भी आपकी रुचि जगेगी कि भोजपुरी में कैसी कविताएं समकालीन समय में लिखी जा रही हैं। बड़ा बड़ा फेरा बा भारी झमेला बा, तिलक त लेबे के मन नइखे समधी जी। दहेज के पेंच लगावे के श्रद्धा एकदम नइखे समधी जी। बाकी है नाच ह बाजा ह खजुली ह खाजा ह, साज ह समैना ह बीजे ह बैना ह, गांव ह जवार ह गुतिया देयाद ह,
हित हितारथ सबके सवारथ हरिश कलसा गौरी गणेशा पूजा पतरा देवतन के असरा गहना गुड़िया पवनी पनहरिया सूट साड़ी डोली गाड़ी कोकड़वर बुकवा बाभन नौआ बुनिया पूड़ी खैनी बीड़ी सेनुर सिंहोरा मौर मोढ़ा अतने ले थोरे जोराई ना जोरले बियाह के बादोले जरलका के जेठ भरलका के भादोले बड़ा बड़ा बीपत नेवता बौरहत फगुआ तीज कतना दो चीज मेमिन चमैन छठी बरही बर बेरामी तूल तलामी अब शुभ के मौका पर ये समान लेबे के त ना ले 5 गज मरकीन भारंथी के नाव अब जेकर बेटिए चली जाई सेकर दुख कहले कहाई बाकिर ना हुई गौदान से जियादान दसमा सराद तरौवे कहीं अपने छाती पर ध के हाथ की हुई बर्दाश्त से अतने सकार ली सबके निबाह ली आ तब्बो जे मांगी हम कुछो त दी कागज मोच के ठेप्पा दे के लिख दी कि कुत्ता करार दी आ हाली चाह त ठंडाता पीही न पीही। 3 मगही के यहाँ पर बड़े लोग हैं, रविशंकर जी हैं, चंदन द्विवेदी हैं, अनीस भाई हैं, जेपी है। तो आलोक दादा जो कहे हैं कि मगही पर ये होना चाहिए, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि राजकमल प्रकाशन जब अगली बार आएगा तो 4 लोग हैं दादा यहाँ पर, तो मगही का संग्रह है काय राजकमल से, ये कोशिश करनी चाहिए। और बहुत धन्यवाद राजकमल प्रकाशन का, सब लोगों का और प्रकाश भैया का। बाकी आप अरद निहोरा पढ़े तो जानेंगे इनकी कविताओं का क्या मर्म है और किस तरीके से ये पूरा एक अनूठे कवि है। हमारे भोजपुरी के बारे में आपकी धारणा बदलेगी। बहुत अच्छी लगी आपकी कविता। एक सिर्फ विनती है हमारी, अर्ज है हमारी, तो ये कि हिंदी जो है, हिंदी हमारी जो आजादी का जो संग्राम हुआ उसमें हिंदी थी। बिल्कुल उसी भूमिका की पहचान करने की जरूरत है। हिंदी जैसा इसमें दिनकर ने लिखा। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी को मैं क्यों इतना महत्व देता हूँ। मुझसे पूछा जाता था वर्धा में भी, तो मैं कहता था ये आजादी जब आई, हमारे देश में आजादी की चेतना जब आई, तो आप देखिए कि वो गुजराती थे महात्मा गांधी और कैम्ब्रिज में पढ़े, आप देखिए, लेकिन उन्होंने हिंदी में बातचीत करनी शुरू की, हिंदी सीखी। दादा मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदी की ये बड़ी भूमिका है पूरे देश को जोड़ने की। और जवाहरलाल नेहरू जो वहीं से कैम्ब्रिज में ही थे, और जो कहते हैं प्रदीप बहुत अच्छे गीतकार हुए, फिल्मों में आप जानते हैं, वो कहते हैं कि फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे कन्हैया कहता है कि इस प्लेटफॉर्म से कांग्रेस से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, और वो पटेल साहब का नाम लेता है, अभी वो गुजरात में भाषण दे रहा है लगातार, हम लोग सुनते हैं इस पर। तो ये चीज देखनी चाहिए। दूसरी चीज कि कोई ये नहीं है, दिनेश कुमार शुक्ल को आप सुनिएगा उनकी कविता, तो वो ऐसी कविता लिखते हैं जैसी हिंदी में बहुत कम लोगों ने लिखी। अगर उनका पाठ आप कभी सुनिए दिनेश कुमार शुक्ल का, वो कहते हैं भीतर एक पेड़ छतनार चहके महके दहके, तो गैप देते हैं बीच में, और इस तरह से वो पाठ करते हैं। खुद नेपाली जी ने जो भाई बहन पर गीत लिखा वो अद्भुत है, दिनकर जी ने जो गीत लिखा अद्भुत है, आप वो देखिए। धर्मी भारती ने जो दिखाया इसमें अंधा युग में और कनुप्रिया में, तो ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। न्याला जी ने जितने गीत लिखे वो सब के सब ऐसे हैं जिनकी जड़ें थी, जिनकी देशज जड़ें थी। और यही कहना है दादा कि रवा इतना सुघर रवा गीत लिखे बनी। देखिए हम 20 साल की उम्र में हमने बहती गंगा पढ़ी, और यहाँ अनिल जी बैठे हुए हैं, हमारे समता बैठी हैं, जो हम उस चीज को गाते थे पहले कि नागर नैया जाले काले पनी आए हरी, आप समझिए इसको। और उसमें है कि मतलब घरवा में रोए नागर ढाल तलवरिया,
नागर नैया जाले काले पनिया ये हरी, और नार घाट पे रोए कसबिनिया ये हरी। हाँ, कसबिनिया नहीं, कश्मीर से प्रेम करती थी उससे। गुंडा, नागर गुंडा था वहां का, बहुत बड़ा गुंडा था वो। लेकिन वो एक जगह जाके आजादी की लड़ाई में शामिल होता है। वो बहुत बड़े बनारस में गुंडा एक खास प्रकार की प्रजाति थी, बहुत अच्छी, बिल्कुल। तो वो चीज, उस चीज को आप हिंदी देखिए, हिंदी तो इतने लोगों ने सीखी। पटेल साहब ने हिंदी सीखी, और हाँ, अभी देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के यहाँ एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था। मैं देर से पहुंचा था, यहाँ बैठे आनी शंकुर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छे ढंग से। काफी विद्वान लोग वहां थे। तो वो जो प्रोफेसर आया था वो अमेरिका का प्रोफेसर था, और स्वामी जी पर जो काम हुआ उसके बारे में उसने बातचीत की, और बहुत अच्छी बातचीत की। और जब उसको ये लगता था कि हम अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो वह हिंदी में भी बोलते। तो दादा बस यही कहना है कि सिर्फ भोजपुरी वाले ना कहें कि हिंदी हमारी है, कन्नड़ वाले भी कहें कि हिंदी हमारी है, तेलुगु वाले भी कहें कि हिंदी हमारी है, सब वाले कहें कि हिंदी हमारी है। विरोध नहीं है। हाँ, विरोध नहीं है। भोजपुरी वालों को या मगही वाले सिर्फ ये है कि हमारी हिंदी हमारी ही हो गई। हाँ, हिंदी के हिंदी को छोड़े थोड़ा। सुन लीजिए, यहाँ तरुण कुमार जी हैं, डॉक्टर तरुण कुमार, ये हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, और उसके बाद प्रिंसिपल भी होने जा रहे हैं पटना कॉलेज के, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पढ़ाई की। जी जी। लेकिन ये घर में बोला थी मगही जी, इनका घर जो है नवादा के पास है, तो मगही बोला थी। अच्छा, तब जड़ तो हमने कहा ये है सब जगह, लेकिन अगर जड़ नहीं है तो हिंदी की जड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि उसके बड़े कवियों ने, बड़े लेखकों ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। सबसे पहला नाम तो निराला है। निराला दुनिया के किसी कवि के समकक्ष मतलब हम उनको खड़ा कर सकते। बहुत अच्छी बातचीत रही। मैं बस एक दो पंक्ति कहना चाहता हूँ। राजकमल ने जब भोजपुरी में किताबें प्रकाशित करने का निर्णय लिया तो सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं बल्कि वैसी बहुत छोटी छोटी भाषाओं में जिनमें किताबें छपना मुश्किल है या जहाँ किताबों के प्रकाशन और वितरण की परंपरा बहुत कमजोर है। राजकमल ने मैथिली में भी किताबें छापी हैं, राजकमल उर्दू में भी किताब छाप रहा है और मगही में भी छापेगा। बहुत खुशी होगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और कल भी आप आए। कल आपको फिर से आमंत्रित करते हैं। कल के सारे आयोजनों में